मिर्जापुर टीवी सीरीज कालीन भैया का कैरेक्टर शायद आप में से कुछ लोगों को जरूर याद होगा। मेजरली इसमें इनका काम इलीगल वेपन्स का ट्रेड, देसी कट्टों का व्यापार दिखाया गया है। देसी कट्टा इज अ स्मॉल वेपन। इसके अलावा सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स का भी इस्तेमाल करते हैं क्रिमिनल्स। इलीगल वेपन्स का मतलब हमारे देश में जो आर्म्स एक्ट रेगुलेट करता है मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, पोजेशन ऑफ दीज वेपन्स, उसके बियॉन्ड ये नेटवर्क काम करता है। ये गन कल्चर का एक इंपॉर्टेंट लिंक है। ऐसी टीवी सीरीज, म्यूजिक, मूवीज, इनकी पॉपुलैरिटी क्या केवल पंजाब में ही है? ऐसा तो नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है कि इनके पीछे रीजन क्या है। तो एक पर्सपेक्टिव ये है, जैसे सिद्धू मूसेवाले का एक सॉन्ग है डॉलर, उसमें एक लाइन है, डॉलर वांगू नी नाम सड़ा चलदा। तो ऐसे में जो उसको सुनता है उसको अपने आप से रिलेट करता है, उसको एक टेम्पररी सेंस ऑफ पावर फील होती है। तो ये एक रीजन हुआ। जो वायलेंस वाली टीवी सीरीज हैं, इनकी पॉपुलैरिटी के पीछे एक लॉजिक दिया जाता है कि इंसान आमतौर पर सिस्टम से त्रस्त रहता है। तो ऐसे में वो एक ऐसे व्यक्ति को इस सीरीज में देखता है जो सिस्टम को बियॉन्ड जाकर अपनी पावर को रिफ्लेक्ट कर पा रहा है। तो ऐसे में एक नेचुरल अट्रैक्शन आता है। वो देखता है कि अच्छा, कालीन भैया किसी आईपीएस ऑफिसर को डायलॉग बाजी कर रहे हैं, तो ऐसे में वो रिलेट करता है कि अच्छा, सिस्टम इनके सामने झुकता है। और अपनी रियल लाइफ में वो देख रहा है कि अपने बॉस के सामने भी वो सही को सही और गलत को गलत नहीं कह पा रहा है। तो एक नेचुरल अट्रैक्शन आता है। जबकि जो स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं इन टीवी सीरीज के, डायलॉग राइटर्स, तो वो जानबूझकर कई जगह पर एग्जेजरेशन भी करते हैं क्योंकि वो नुएंसेस को समझते हैं साइकोलॉजी की। अब ऐसे में एक क्वेश्चन उठता है, क्या इनको रेगुलेट किया जाना चाहिए? यहाँ पर एक जेएस मिल स्कॉलर हैं, ब्रिटेन के, हुए थे काफ़ी टाइम पहले। उन्होंने गवर्नमेंट इंटरवेंशन पर अपने व्यूज़ दिए हैं। उनका कहना है कि हार्म प्रिंसिपल का इस्तेमाल होना चाहिए, यानी कि अगर आपका कोई एक्शन सोसाइटी को हार्म करता है तो वहाँ पर सरकार रेगुलेशन कर सकती है। लेकिन सरकार को ये भी देखना चाहिए कि कहीं आपके जो रेगुलेशन सरकार कर रही है आप पर, उससे आपकी जो लिबर्टी है कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए। तो यहीं पर एक ये डिबेट आती है, एक तरफ है आर्टिस्ट की क्रिएटिव लिबर्टी जो जनता पसंद कर रही है, तो वैसे प्रोडक्ट दे रहा है जैसे कि अदर बिजनेसमैन वैसे प्रोडक्ट बनाते हैं जैसे जनता को पसंद होते हैं। तो ऐसे में कहाँ तक यहाँ पर रेगुलेशन एक वाजिब बात होगी? तो एक डिबेट है। आज हमारा प्राइमरी फोकस है कि गन कल्चर क्या केवल पंजाब में ही है, क्योंकि इस हत्या के बाद एक नैरेटिव बना और लोगों को लगा कि शायद गन कल्चर और गन रिलेटेड वायलेंस पंजाब में सबसे ज़्यादा है, जबकि हकीकत इसके अलग है। हम डेटा से बात करेंगे, एनालाइज करेंगे। इससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन, 5 जून 12:30 बजे आपके लिए इन अनाउंसमेंट होने वाला स्टडी IQ चैनल पर। शशांक त्यागी फॉर यू इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर आप कनेक्ट हो सकते हैं वीडियो से जुड़े अपडेट्स, MCQs या किसी गाइडेंस के लिए। नाउ जस्ट टेक अ लुक ओवर दिस डेटा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो बता रहा है कि पिछले 5 सालों यानी कि 2016 से 20 के बीच में पंजाब में गन रिलेटेड जो टोटल केस रजिस्टर हुए वो थे 2073। इसका मतलब है पर ईयर करीब 400 केसेस। अब ज़रा ज़िला गाज़ियाबाद देखिए, नाम तो सुना होगा। यहाँ पर ईयर 1204 केसेस रजिस्टर हुए। इन 5 सालों में 6204 केस। यहाँ पर मैंने आपको पंजाब स्टेट का डेटा बताया और यहाँ पर यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट का डेटा बताया। तो यानी कि वो जो मिथ है वो तो ब्रेक हो जाना चाहिए, वो नैरेटिव कि पंजाब में सबसे ज़्यादा वायलेंस है, राइट। इसके अलावा पंजाब में नेशनल एवरेज से 3 गुना कम आर्म्स रिलेटेड केसेस देखे गए हैं। सबसे टॉप पर है मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, फिर दिल्ली। तो MUD मड आप ये ध्यान रख सकते हैं अगर स्टेटमेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन यहाँ से आए तो। पर लैख में मध्य प्रदेश टॉप पर है, आपको ये बात पता लग गई। अराउंड 14 केसेस पर लैख मध्य प्रदेश में देखे जाते हैं। इंदौर का आपने नाम सुना होगा, लास्ट टाइम कब सुना था? इंदौर एक खूबसूरत शहर है। स्वच्छ भारत अभियान में स्वच्छता का रोल मॉडल की तरह इंदौर आगे आया। लेकिन अगर आर्म्स रिलेटेड वायलेंस में बात करें तो सेकंड हाईएस्ट वहां पर केसेस देखे गए हैं, ये डेटा बता रहा है। इंदौर रिकॉर्डेड 1406 आर्म्स केसेस, 32 लाख अगर हम पॉपुलेशन माने तो उसमें 65 केसेस आई है। इसका मतलब है कि 5 केस पर मंथ वहां पर हो रहे हैं। देखिए, ये डेटा आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस ट्रेंड की आपको समझ होनी चाहिए। और प्लस ऐसा नहीं है कि अगर आपने गाजियाबाद, इंदौर का नाम देखा तो आपके दिमाग में पिक्चर बने कि अच्छा, यानी कि वहाँ तो वायलेंस ही चलती रहती होगी। ऐसा नहीं है। आई हैव बीन टू दीज प्लेसेस, बहुत ही खूबसूरत जगह हैं, लेकिन हाँ, ऑन एन एवरेज यहाँ पर वायलेंस जो है ज़्यादा देखी गई है। उत्तर प्रदेश में देखिए 13 पर लाख, दिल्ली में 9 और उत्तराखंड में और राजस्थान में 8। ना कंपेयर टू द मोस्ट आर्म डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो सबसे टॉप पर है शाहजहाँपुर। आर्म डिस्ट्रिक्ट में हम बात करें गन और एक्सप्लोसिव रिलेटेड जो केसेस दर्ज हुए, ठीक है, हम लाइसेंस की बात नहीं कर रहे। तो शाहजहाँपुर टॉप पर है, उसके बाद है इंदौर, फिर मेरठ, फिर बुलंदशहर, गाजियाबाद एंड देन पंजाब। पंजाब हम पूरे के पूरे देखिए स्टेट को कंपेयर कर रहे हैं इन डिस्ट्रिक्ट से। उसका एक रीज़न है, अभी आपको पता लगेगा। अब इसमें मेजॉरिटी ऑफ जो आप डिस्ट्रिक्ट्स देख रहे हैं वो यूपी की हैं, शाहजहाँपुर, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, राइट। इंदौर MP हो गया, पंजाब हम पूरा स्टेट देख रहे हैं। अब ये जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अगर 2011 के सेंसस के हिसाब से इनकी पॉपुलेशन देखी जाए
तो करीब 1,65,00,000 बैठती है, और पंजाब की टोटल पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के हिसाब से 2,70,00,000 बैठती है। तो ऐसे में तब भी जब देखिए जो रिपोर्टेड केसेस हैं वो 7,457 केसेस हैं, जबकि पंजाब में 431 हैं। तो इन डिस्ट्रिक्ट में और पंजाब के पूरे स्टेट में कंपैरिजन देख रहे हैं आप केसेस का रिलेटेड टू गन्स एंड एक्सप्लोसिव्स। हरियाणा में भी पिछले कुछ समय में हमने गन वायलेंस रिलेटेड केसेस में हाइक देखी है। देखिए 6.8 पर लाख से 8 पर डेटा गया है। स्पोर्ट पर्सन से रिलेटेड जो उनकी हत्या हुई तो ये न्यूज़ बनी थी, आपने शायद देखा होगा। पंजाब में बल्कि देखिए 1.6 से 1.4 एक डिक्रीज देखा गया है इस सेम पीरियड में, अगर हम पर लाख वायलेंस के केसेस देखें। अब गन लॉज की बात करें इंडिया में, देखिए 1857 से पहले ऐसे कोई मेजर कानून नहीं थे रेगुलेशन के, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिशर्स कानून लाए, जैसे कि इंडिया आर्म्स एक्ट 1878, जिसके तहत कहा गया कि भाई किस तरह के वेपन पब्लिक रख सकती है, क्या कंडीशंस होंगी मैन्युफैक्चरिंग, सेल, पोजेशन की, वो सब इसमें दर्ज किए गए। अब यहाँ पर एक्सेप्शन भी दिया गया था कोडावा कम्युनिटी को, जो कि कर्नाटका में कुर्ग में है। एक्सेप्शन क्यों दिया गया? अब देखिए जब हम गन कल्चर की बात करते हैं, ज़्यादातर लोग रिलेट करते हैं कि अच्छा ये म्यूज़िक, ये मूवीज से। इसके अलावा भी हमारे समाज का एक तबका ऐसा है जो गन्स को रखना पसंद करता है, दो कारणों की वजह से, या तो अपनी सुरक्षा के लिए, या फिर उनको लगता है कि स्टेटस सिंबल है, राइट। अब देखिए जो सुरक्षा और स्टेटस सिंबल है वो तो लॉजिक हुआ जो आम तौर पर देखा जाता है, लेकिन एक समाज का तबका ऐसा है जैसे ये कम्युनिटी जिसके यहाँ कल्चर का अहम भाग माना जाता है। जब यहाँ पर कोई बच्चा पैदा होता है या किसी की डेथ होती है तो एक कल्चर है कि वहाँ पर कम्युनिटी के लोग जो है वो फायर्स को शॉट करते हैं। इस वजह से ब्रिटिशर्स ने भी इनको एक्सेप्शन दिया था, और आगे जो भारत सरकार ने अपना कानून बनाया तो उसमें भी इनको एक्सेप्शन दिया गया। कोडावा कम्युनिटी, ध्यान रखिएगा, कर्नाटका। फिर भारत ने रिप्लेस किया उस पुराने कानून को और आर्म्स एक्ट 1959 लाया, जो कि पहले कानून से ज़्यादा एलेबरेट है प्रेजेंट चैलेंजेस को देखते हुए। अब देखिए जो पोजेशन है, जो हमारा कानून कहता है, वो कहता है कि आप नॉन प्रोहिबिटेड बोर कि आप हथियार रख सकते हैं। बोर और कैलिबर दो शब्द यूज होते हैं। कैलिबर का मतलब होता है कि जैसे आपको ये बुलेट दिख रही होगी तो इस बुलेट का जो डायमीटर होता है उससे डिसाइड होता है कैलिबर, और जो गन होती है, गन का जो बैरल होता है, तो बैरल के जो अंदर वाले पार्ट का जो डायमीटर होता है उससे डिसाइड होता है बोर, ठीक है। तो ऐसे में नॉन प्रोहिबिटेड बोर वाले वेपन्स आम आदमी ले सकते हैं, लेकिन उन्हें कंडीशन दिखानी पड़ेगी कि क्यों आपको जरूरत है। तो ऐसे में 0.35, 0.32, 0.22, 0.380 ये कुछ ऐसे बोर हैं जो अलाउ किए जाते हैं, और कैसे आप ले सकते हैं इसके बारे में चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 ऑफ आर्म्स एक्ट 1959 आपको पूरा प्रोसेस बताता है। प्रोसीजर क्या है, जैसे 3 कारण बताए गए हैं। जैसे कि आपको पता है कि कृषि में कई बार जो जंगली जानवर आ जाते थे खेतों में, और उसकी सुरक्षा के लिए किसानों को अलाउ किया जाता था कि ठीक है आप हथियार रख सकते हैं। दूसरा है स्पोर्ट्स के लिए, आप शूटर हैं। और तीसरा है सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, आपको कंडीशंस देनी पड़ेगी, रीजन बताना पड़ेगा कि क्या आपको अनअवॉइडेबल रिस्क है जिसकी वजह से आप हथियार का लाइसेंस लेना चाहते हैं। डॉक्यूमेंट्स फिर आपको अपने आइडेंटिटी प्रूफ, फोटोग्राफ्स और ये सब देना पड़ेगा। प्लस पॉइंट यहाँ पर देखिए क्या है जो संजीदगी दिखाता है, लेकिन इसमें गैप भी है कि कैरेक्टर वेरिफिकेशन करानी होती है, और साथ में मेंटल और फिजिकल हेल्थ का भी सर्टिफिकेशन ज़रूरी होता है। लेकिन कई बार देखा जाता है इसमें गैप्स होते हैं। पुलिस बैकग्राउंड चेक करती है, फिर रिकॉर्ड भी देती है एनसीआरबी को कि अच्छा इतने नए लाइसेंस दर्ज हुए हैं। अब लीगल एक्शंस क्या हो सकता है अगर मान लीजिए आपने नेग्लिजेंस की, क्योंकि आपको हथियार का लाइसेंस मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कार में या फिर बाइक पर कहीं भी जा रहे हैं तो यू आर एक्चुअली फ्लोटिंग दिस वेपन विद यू, क्योंकि रेगुलेशंस हैं उसके कि आपको किस तरीके से उसको रखना है। अगर आप उसको वायलेट करते हैं तो जेल भी हो सकती है, फाइन भी हो सकती है, 2 साल तक की जेल, अप टू 1 लाख तक का फाइन। अभी एक नया अमेंडमेंट प्रपोज किया जा रहा है, 2019 में ये बिल आया था, और कहा जा रहा है कि इसमें अगर मान लीजिए 3 केसेस होते हैं, मान लीजिए अगर पुलिस या मिलिट्री से वेपन को स्नैच किया गया तो ये तो इलीगल हुआ, तो ऐसे में लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक सज़ा होनी चाहिए, या फिर आप इलीगल डीलिंग करते हैं वेपन्स की, या फिर जो है आप केयरलेस यूज़ करते हैं, तो इन तीनों केसेस में सज़ा को बढ़ाए जाने के प्रावधान की बात की जा रही है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिडिक्शन क्या कहता है, एक गणेश चंद्र भट्टी वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट केस हुआ था, तो उस टाइम पर जस्टिस काटजू ने ये कहा कि देखिए अगर आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया और 3 महीने में अथॉरिटी ने ना तो एक्सेप्ट किया, मतलब आपको हाँ कहा, और ना ही ना कहा, तो ऐसे में ये आपका अधिकार माना गया और इस वजह से उसको डीम टू बी ग्रांटेड मान लिया जाएगा कि आपको ये लाइसेंस मिल गया। और इस पर काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी उस टाइम पर, तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा था। अब आप कहेंगे इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि देखिए एक विचारक हुए बेंथम, उन्होंने कहा कि देखो हर जगह तो पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए हो नहीं सकती, तो क्योंकि राइट टू लाइफ ये एक बिल्कुल ये समझ लीजिए पाइवेटल राइट है, सबसे इंपॉर्टेंट राइट है,
तो ऐसे में लोगों को अपने जीवन के अधिकार को सुरक्षित करने का खुद का अधिकार दिया जाना चाहिए, यानी कि उसको राइट टू सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत हथियार रखने का भी अधिकार दिया जाना चाहिए। तो ऐसे में राइट टू सेल्फ डिफेंस आर्टिकल 21 से कनेक्ट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और इस बिहाफ पर यह जजमेंट आया। लेकिन 1993 में बॉम्बे अटैक हुए और उसके बाद फिर इसी जजमेंट को ओवर रूल कर दिया गया। कहा गया कि नहीं, ये तो खतरनाक हो जाएगा। तो ऐसे में कहा गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, आप इसको आर्टिकल 21 के तहत नहीं कह सकते। अगर उस जजमेंट को मानते तो आपको लाइसेंस नहीं मिल रहा और कंडीशनैलिटीज पूरी हैं, तो आप नॉक नॉक कर देते सुप्रीम कोर्ट की डोर कि सर हमारा तो फंडामेंटल राइट जा रहा है ऐसे। लेकिन ये फंडामेंटल राइट नहीं है, यहां पर गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है टोटल कि आपको लाइसेंस दे या ना दे, ये आपका राइट नहीं है। कंपैरिजन देखें अगर यूएसए में अगर आपको कोई एस्प्रिन मींस छोटी सी अगर कोई मेडिसिन लेनी है तो वो लेना आपके लिए काफ़ी मुश्किल है, आपको प्रेस्क्रिप्शन दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको हथियार लेना है तो जाइए किसी सुपर स्टोर में, 18 साल से आप ऊपर हैं तो आराम से हथियार खरीद सकते हैं। तो देखिए क्या डायकोटोमी, विरोधाभास है। जबकि इंडिया में आप दवाई ले लीजिए आराम से, लेकिन हथियार नहीं ले सकते। तो यहाँ पर डिफरेंस है। देखिए यूएस में 13.5 बिलियन यूएस डॉलर की इंडस्ट्री है हथियारों की, और वहां पर जो एनआरए है, नेशनल राइफल एसोसिएशन, ये मेजर लॉबी है। अभी कुछ टाइम पहले भी हमने देखा कि कई बार स्कूल फायरिंग होती है, कितने सारे बच्चे टीचर मारे जाते हैं, राइट। वो इस वजह से भी होता है क्योंकि आसानी से हथियार उपलब्ध हैं, राइट। तो ऐसे में क्वेश्चन उठता है कि नहीं, ये इस पर कुछ कर्ब होने चाहिए। लेकिन ये जो लॉबी है एनआरए, ये कहती है कि देखिए जनता की सुरक्षा उसके हाथ में होनी चाहिए, ये अधिकार उनसे नहीं छीने जाने चाहिए। तो उसके पास काफ़ी पैसा आता है तो एडवर्टीजमेंट वगैरह बनाए जाते हैं। अब ये राइट टू आर्म वन सेल्फ, ये एक्चुअली यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में सेकंड अमेंडमेंट हुआ था 1791, उसके तहत दिया गया था। तो अगर ये बदलाव लाना होगा तो फिर इसमें बदलाव की जरूरत पड़ेगी यूएस में। इंडिया की बात करें तो इंडिया में एस्टेब्लिश्ड राइट नहीं माना जाता। हमारे यहाँ जो आर्म्स एक्ट है वो इसको रेगुलेट करता है, ऑब्स्ट्रक्शंस रखता है आपके हथियार एक्सेस करने में। तो हमें पता लगा कि यूएस में तो इसको एक सेक्रेड राइट माना जाता है, राइट टू आर्म वन सेल्फ, लेकिन इंडिया में इसको बेनिफिट माना जाता है। ये दोनों डिफरेंस ध्यान रखिएगा, यहां से एक क्वेश्चन स्टेटमेंट बन सकती है। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, द आर्म्स एक्ट 1959 रिप्लेस्ड विच एक्ट, बताइएगा। नाउ क्वेश्चन है, गन कल्चर इज लिंक्ड टू प्रिविलेंट इनसिक्योरिटीज, सोशल कंस्ट्रक्ट्स इन सोसाइटी, एग्जामिन विद सूटेबल एग्जांपल्स। तो आपको एग्जामिन करना है कि ये बात कहां तक सही है। तो पहली बात तो ये दो कंपोनेंट आपके समझ में आने चाहिए कि इनसिक्योरिटीज कौन सी हैं और सोशल कंस्ट्रक्ट्स कौन से, यानी कि समाज के बनाए हुए ढांचे। आई थिंक इससे आपको हेल्प मिली होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।